अस्सलाम वालेकुम जनाब, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। सेशन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से ऑनवर्ड्स, दैट इज़ ऑल अबाउट द पास्ट पर्सपेक्टिव्स। वर्कशॉप सवालों पे, जवाबों पे, आपकी तमाम तर कन्फ्यूजन्स पे। देखें, इस टाइम पे आई कैन से फॉर अ फैक्ट कि आपको कंटेंट का एटलीस्ट इल्म ज़रूर है, और जहाँ पे बच्चा परेशान होता है कि उसको लिखावट में मसला आ रहा होता है और उसको ये समझ नहीं आ रही होती कि सर याद क्या करना है, कहाँ से याद करना है, और हर चैप्टर में आपको कोई ना कोई मसले लाजमी होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लाजमी होती हैं। तो इस सेशन में हमारा अल्टीमेट फोकस यही होगा कि हम आपकी क्यूरीज को हैंडल करें, आपके अंदर जो परेशानियां हैं रिगार्डिंग बी लॉ चैप्टर वाइज उनको देखें, और सवालों पे फोकस करें कि आई कैप का ट्रेंड क्या है और आई कैप किस किस तरह के सवाल रिसेंटली पूछना शुरू कर रहा है, और किस तरीके से ये एनालिसिस, ये जो पुराने सवाल हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। तो आज के एजेंडे में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चैप्टर 2, 3, 5 और 8। तो 2 पहले करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 8 करेंगे, और एंड के ऊपर चैप्टर नंबर 3 हम लोग करेंगे। चैप्टर नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं ज़रा कुछ आइडिया आपसे लेना चाहूँगा। सर, पेपर का नाम क्या है? बिजनेस लॉ। तो इस पेपर में कितने ग्रेड्स हैं? 4 ग्रेड्स हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ग्रेड ए में आता है, ग्रेड बी में आता है? क्या सारे के सारे ग्रेड बी में आता है? एसेंशियल्स ग्रेड बी में आते हैं, और जो परफॉर्मेंस वाला एरिया वो ग्रेड सी में कवर होता है। ग्रेड बी की कितनी वेटेज है? तकरीबन 25 ऑनवर्ड्स, 20 से 25, 25 से 30 मार्क्स की वेटेज है। ठीक हो गया। चैप्टर्स कौन कौन से कवर करता है ग्रेड बी? 2, 3, 4 और 5। तो 2, 3 और 5 यानी कि हम तकरीबन ग्रेड बी के ऊपर आज काम करेंगे, और ग्रेड सी में से हमने एक चैप्टर उधार ले लिया है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 मिस किसके बारे में है? चैप्टर 8 किसके बारे में है? नहीं, वो तो 5 है। 8 कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स वो एग्रीमेंट्स जो कि होते नहीं हैं मगर बन जाते हैं, हो जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 से हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं। वी हैव ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन, और साथ ही साथ उसका एक पोस्टल रूल होता है वहाँ पे। क्विक मैप बनाते हैं। हैदर भाई, ऑफ़र को क्या डिफ़ाइन करेंगे आप? कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप ऑफ़र को? क्या सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करे? व्हाट? एक बंदा दूसरे बंदे के पास जाता है और कहता है कि यार क्या तुम ये मेरे लिए काम करोगे, या इस काम से इज्तनाब करोगे, इस नियत के साथ कि वो दूसरी पार्टी की हाँ या ना को जान सके। ये क्या है? ये ऑफ़र है। अच्छा, एक बात को आपने ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ पे डेफिनेशंस आ रही हैं ना, जिस जिस चैप्टर में डेफिनेशंस आ रही हैं वो सारी की सारी आपने क्रैम करनी है। डेफिनेशंस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। आई कैप जब मर्ज़ी चाहे कोई सी भी डेफिनेशन आपसे उठा के पूछ सकता है। तो जिस तरह आपके सामने भी ऑटम 11 का एक सवाल है, डिफ़ाइन एक्सेप्टेंस। तो डेफिनेशन के अंदर कोई दूसरा रूल नहीं है, इसको आपने हमेशा ही क्या करना है? क्रैम कर लेना। चैप्टर नंबर 2 में पहले वो बात करता है ऑफ़र के बारे में। ऑफ़र को डिफ़ाइन करेगा, डिफ़ाइन करने के बाद वो उसके एसेंशियल्स बताता है, और एसेंशियल्स के बाद वो लैप्स या उसकी रेवोकेशन की बातें आपसे करता है। अच्छा, एसेंशियल्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट वो लेकर आता है इन्विटेशन टू ऑफ़र का। इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? व्हाट इज़ इन्विटेशन टू ऑफ़र? ऑफ़र नहीं होती, लेकिन वो आपको इनवाइट करता है कि हमारे पास आए, हमसे बात करें, हमसे रब्ता करें, हमें ऑफ़र दें, हमें ऑफ़र दें। ठीक हो गया। इसी तरह एक्सेप्टेंस के अंदर डेफिनेशंस हैं, और उसके बाद साथ ही क्या, एसेंशियल्स। इसके अंदर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है काउंटर ऑफ़र का। मिस, ये क्या होती है काउंटर ऑफ़र? जी मिस। मतलब कि अगर एक पर्सन को हमने
ऑफर की है, ठीक है, कि आपको हम ये काउ दे रहे हैं, ठीक है, 50,000 में, ठीक है, और इससे हमें कहते हैं कि नहीं, मैं 50,000 ही मैं आपसे 35,000 में लूँगा। ठीक है। यानी कि ओरिजिनल ऑफ़र को जब आप कबूल कर रहे होते हैं तो उसमें आप अपनी कोई शर्त, कोई अपनी कंडीशन ऐड कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड काउंटर ऑफ़र। इसका एक और नाम भी होता है, कोई बता सकता है? एक और नाम भी होता है इसका। ICAP के अक्सर जवाबों में आपको एक और नाम मिलता है, इसे कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या कहते हैं? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। यानी कि आपने एक्सेप्टेंस तो कर ली है मगर उसमें आपने कोई अपनी शर्त ऐड कर ली है, तो इट मीन्स कि वो प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं है, आपने अपनी कोई कंडीशन बीच में ऐड कर दी है। इसे कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। और उसके बाद किताब बात करती है पोस्टर रूल के बारे में। ख़तों के थ्रू जो आपने ऑफ़र और एक्सेप्टेंस करनी है उसका क्या रूल है, कब कौन बाइंड हो रहा है, कब कौन बाइंड नहीं हो रहा। सवालों में हम उसको भी देख रहे होंगे। तो सर शुरू करते हैं मेन टॉपिक, इसके सवाल। ऑटम 11 वो कहता है कि एक्सेप्टेंस को डिफाइन करें, और व्हेन इज़ एन एक्सेप्टेंस कंसिडर्ड वैलिड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्सेप्टेंस को डिफाइन करवा रहा है और साथ ये पूछ रहा है कि कब एक एक्सेप्टेंस को मैं वैलिड कंसिडर करूँगा, कब मानूंगा। बेसिकली 7 नंबर के लिए एक रट्टे वाला सवाल है। पूछना क्या चाह रहा है? डेफिनेशन तो उसने पूछ ली, यहाँ पे ये क्या मांग रहा है? एसेंशियल्स। क्या मांग रहा है? एसेंशियल्स मांग रहा है। तो 2 नंबर के लिए आपने सबसे पहले हेडिंग खोल दी एक्सेप्टेंस की, उसको नीचे आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ी और लिखा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, और आपने वो 5-6 बातें एज इट इज़ उठा के मेंशन कर दी हैं। अब यहाँ पर जिस बच्चे का रट्टा स्ट्रॉन्ग होगा वो 7 में से 6 नंबर, 6.5 नंबर, 5 नंबर, 5.5 नंबर आसानी से हासिल कर सकता है। तो ICAP के जितने भी पुराने सवाल हैं ना, इसके ऊपर आपने फोकस ज़रूर रखना है, क्योंकि एट एनी गिवन टाइम हर पेपर में तकरीबन 15 से 20 नंबर के सवाल आपको एज इट इज़ रेप्लिका मिल जाते हैं फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। अभी देखते हैं मज़ीद आगे। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड। हाँ जी, कब आप प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकते, किस टाइम के बाद नहीं कर सकते, या इन अदर वर्ड्स किस टाइम से पहले पहले आप उसको रिवोक कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस से क्या चीज़? एक्सेप्टेंस दूसरी पार्टी तक पहुंचने से पहले पहले आप उसको रिवोक कर सकते हैं। मगर आप तो गलत मुझे बता रहे हैं। मैं इस वक्त क्या बात कर रहा हूँ? प्रपोजल की, और आप क्या बात कर रहे हैं? एक्सेप्टेंस की। ऑफ़र को हम कैसे कैसे रिवोक कर सकते हैं, किस किस टाइम से पहले पहले रिवोक कर सकते हैं? ऑफ़र की रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस का ख़त पोस्ट करने से पहले पहले, ये तो हम पोस्टल रूल की बात कर रहे हैं ना। और अगर ख़त से ना हो फिर, अगर ख़त से ना हो फिर कैसे, कब, किस टाइम लाइन से पहले पहले? उस तक ऑफ़र कम्युनिकेट होने से पहले पहले आप उसको रिवोक कर सकते हैं। अगर आप ख़त के थ्रू नहीं कर रहे हैं और नॉर्मल वे में कर रहे हैं तो उस तक पहुंचने से पहले पहले आप उसको रिवोक कर सकते हैं। और अगर ख़त के थ्रू हो रही है तो फिर इससे पहले कि वो ख़त एक्सेप्टेंस का पोस्ट करे, आप उससे पहले पहले अपनी ऑफ़र को रिवोक कर सकते हैं। तो 3 नंबर के लिए उसने बिल्कुल आपसे कुछ मुश्किल बात नहीं पूछी है। ये किताब की सीधी सीधी सी एक लाइन है। हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड। ये क्या पूछना चाह रहा है? हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड। ऑफ़र को हम कब कब रिवोक कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ही इज आस्किंग अबाउट रेवोकेशन या लैप्स ऑफ ऑफ़र। उसमें जो 4-5 शर्तें लिखी हुई हैं, ये सवाल वहाँ पे आपको टारगेट कर रहा है। एक मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये 2 सवाल ज़हन में हैं। किसी के पास ऑटम 22 का पेपर पड़ा हुआ? ठहरा, ऑटम 22 का पेपर है आपके पास किसी के पास? अगर नहीं है तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ।
पेपर आ गया सामने, तो देखिएगा आई कैप ने क्या किया। आइडेंटिफाई हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड। ऑल्सो डिस्क्राइब द टाइम फ्रेम आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड। 2 सवाल पकड़े जोड़ के, ऑटम 22 तकरीबन एक रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल है ये। सो दिस इज़ हाउ यू शुड प्रिपेयर द पास्ट पेपर्स। किसी भी एंगल को, किसी भी सवाल को छोड़ना नहीं है। आई कैप एक चीज़ों को बार बार टेस्ट आपसे कर रहा था, उसके पास सवालों की लिमिटेशन है, उसके पास सवालों की लिमिटेशन है। तो जिस तरह आपके सामने है, वहाँ पे उसने 7 नंबर के लिए पूछा है, 4 के लिए और एक 3 के लिए। तो अगर उसने 2 मिला के 5 नंबर के लिए पूछ लिया, और वो बच्चा जिसने इन सवालों को पहले से प्रैक्टिस किया हुआ था, तो ये 5 नंबर उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डन। तो आपने सवालों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, और कोशिश ये करनी है कि आप सारे के सारे सवालों को अटेम्प्ट करके जाएं, हाथों से गुजार के जाएं, लिख के जाएं। तो ये 2 सवाल पकड़े और उसने एक सवाल बना दिया। अच्छा, ये सवाल ऑटम 11 में आया था, एक्सेप्टेंस बता दें और उसके वैलिड। तो अब ज़रा देखते हैं, लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड। रिपीट हो रहा है 4 नंबर के लिए। कब हुआ? ऑटम 17 में। मज़ीद पीछे आते हैं, लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड एक्सेप्टेंस। ये कब हुआ? ऑटम 20 में। तो एक्सेप्टेंस से उसने 3 तरह के सवाल, 3 सवाल पूछे हैं एक ही तरह के। डिफाइन करवा रहा है और उसके बाद आपसे उसकी एसेंशियल्स पूछ रहा है। तो लिख लें, दिस कैन बी टेस्टेड अगेन, क्योंकि ऑटम 20 के बाद इस तरह का सवाल उसने पूछा नहीं है। इस क्लास का अल्टीमेट पर्पज़ क्या है? आपको इंपॉर्टेंट एरियाज़ निकाल के देना, आपके मसलों को रिजॉल्व करना और आपके सवालों के ऊपर ग्रिप करवाना, ताकि आप उस पोजीशन में आ सकें कि कंटेंट के साथ साथ इस लेवल की प्रैक्टिस आपकी हो जाए कि चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो यहाँ पे लिख लें, इस तरह का सवाल आई कैप दोबारा से पूछ सकता है कि एक्सेप्टेंस के ऊपर उसके वैलिड एसेंशियल्स बता दें। फिर मज़े की बात यह कि अभी तक जितनी भी सवाल है ना, उसमें अभी तक उसने ऑफ़र के एसेंशियल्स नहीं पूछे, आज तक नहीं पूछे। दिस कैन बी अनदर एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस, ऑफ़र के एसेंशियल्स और साथ उसकी डेफिनेशन भी, क्योंकि अभी तक उसने एक्सेप्टेंस और उसके एसेंशियल्स से बहुत दफ़ा पूछे हैं, ऑफ़र और उसके एसेंशियल्स के ऊपर उसने अभी तक बात प्रॉपर्ली नहीं की। तो ये चीज़ें साथ साथ नोट करता जाएं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस दफ़ा के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑफ़र प्लस एसेंशियल्स और एक्सेप्टेंस के खाली एसेंशियल्स। अच्छा जी, पीछे आते हैं वापस। ये 3 सवाल हम लोगों ने कर लिए कवर। ऑटम 15 देखते हैं। मुराद ऑफर्ड इस कार टू सनम फॉर ₹4 लाख। Sanam accepted the offer and enclosed a pay order of ₹150,000 with a promise to pay the balance in monthly installments of ₹62,500 each. बताइए, क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? देख लेते हैं ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तमाम एसेंशियल्स को पहले पूरा कर लेते हैं। क्या ऑफ़र हुई है? ऑफ़र हुई है। क्या एक्सेप्टेंस हो रही है? हो रही है। क्या पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं? ठीक है, अगर वो कुछ नहीं बता रहा, इट मीन्स कि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। क्या दोनों पार्टीज़ को कंसिडरेशन मिल रही है? एक को पैसे मिलेंगे और एक को गाड़ी मिलेगी। अच्छा, गाड़ी क्या लीगल ऑब्जेक्ट होता है? गाड़ी एक लीगल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, क्या मुराद और सनम के बारे में कोई ऐसी बात बताई हो जिससे आपको लगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट इनसे ज़बरदस्ती लिया जा रहा है? नहीं। तो फिर मसला कहाँ पे है? मसला है ये काउंटर ऑफर, या आप इसको कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। उसने बात मान तो ली, एक्सेप्ट तो कर लिया, मगर अपनी शर्त पे कि 1.5 लाख में तुम्हें अभी देती हूँ और बाकी की तुम मुझे किस्तें कर दो। तो इस तरह की ऑफ़र जिसमें कोई कंडीशन मुराद ने ऐड नहीं की थी, जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है ऑफरी, वो अपने पास से कोई कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकता। तो 3 नंबर के लिए आपने ये सारी बातें वहाँ पे मेंशन करनी है। इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आपने बताना है लॉ की प्रोविजन क्या कहती है। कॉन्सेप्ट टेस्ट कौन सा कर रहा है?
काउंटर ऑफ़र। तो आपने पहले डिफ़ाइन कर देना कि व्हाट एक्चुअली इज़ काउंटर ऑफ़र। उसके बाद आपने इस सिनेरियो को पकड़ के लिंक कर देना है उस काउंटर ऑफ़र की डेफिनेशन के साथ। आपने इसी बात को आसान अल्फाज में लिख देना है कि सवाल में हो क्या रहा है, और नीचे तीसरी बात आपने करनी है आपकी कंक्लूजन कि नाउ एज़ पर यू क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे कि सारे के सारे एसेंशियल्स तो पूरे हो रहे हैं, मगर यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस हो रही है वो क्वालिफाइड लेवल की हो रही है, या ये काउंटर ऑफ़र कहलाती है, जिसकी बिना पे हम इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते। अच्छा, अगर मुराद खामोश रहे, मुराद इस 1.5 लाख को एक्सेप्ट कर ले, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अगर मुराद इस 1.5 लाख के ऑर्डर को, इस 1.5 लाख के चेक को कबूल कर ले, फिर क्या होगा? मुराद ने अगर एक्सेप्ट कर लिया, इट मीन्स के इसको इस तरह की कंडीशन पे कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर उसकी एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा वैलिड माना जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये 3 नंबर के लिए आपने सारी की सारी कहानी लिखनी थी। मार्क्स बेशक 2 नंबर के हों चाहे 3 नंबर के हों, आपने अपनी बातें पूरी करके आनी है। सर इस तरह का एक और सवाल भी हमें देखने को मिलता है, ये स्प्रिंग 20। यहाँ पे गाड़ी की जगह पे क्या है? फ्लैट। मुराद की जगह पे क्या है? बतूल। सनम की जगह पे क्या है? साकिब। 42 लाख, 24 किस्तें, 15 लाख और 1,12,500 रुपया। बाकी सारा का सारा सवाल सेम है। सवाल ने कोई नई बात आपसे टेस्ट नहीं की। वहाँ भी 3 नंबर थे और यहाँ भी 3 नंबर हैं। तो वो वाला सवाल प्रैक्टिस में कर लें या ये वाला सवाल प्रैक्टिस में कर लें, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि दोनों के अंदर बातें सेम हो रही हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं, चलते हैं ज़रा बदर भाई की तरफ। बदर, who is the owner of Pashur Associates, sent one of his employees, Aftab, in search of his pet horse, which had been missing for 5 days. Badr advertised a reward of rupees 20,000 in a newspaper for everyone who finds the missing horse. Aftab, unaware of the newspaper advertisement, traced the horse. Subsequently, on knowing about the reward, उसने जाके क्लेम किया कि भाई मुझे पैसे दो। मेरा आपसे कुछ सवाल है, क्या यहाँ पे ऑफ़र हुई है? सवाल को गौर से पढ़ के बताइएगा। ये एक जनरल ऑफ़र है, एक स्पेसिफिक बंदे को ऑफ़र नहीं की गई, मगर क्या ये जनरल ऑफ़र आफ्ताब तक पहुंची है? नहीं पहुंची है। तो जब ऑफ़र मेरी कम्युनिकेट ही नहीं हुई, तो क्या वो आके बाद में उसको सब्सिक्वेंटली एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट उसको या तो पता होता कि ये ऑफ़र हुई है, उसके बाद जाके वो अगर पैसे मांगता तो बात समझ आती है। बच्चों को उसको पता ही नहीं था और उसने बाद में सब्सिक्वेंटली, देखें ना वो अल्फाज का यूज़ कर रहा है, सब्सिक्वेंटली, बाद में जाके उसने अगर अपनी बात की है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये किसी भी तरह की एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो क्या उसको ये पैसे मिलेंगे? उसको ये पैसे नहीं मिलेंगे, वो ये पैसे क्लेम नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट टेस्ट कौन सा हो रहा है? ऑफ़र में क्या? ऑफ़र में कम्युनिकेशन को टेस्ट कर रहा है। ऑफ़र में कम्युनिकेशन को टेस्ट कर रहा है। तो अगर आपने वो सबसे पहले लिख दिया ऊपर कि कॉन्सेप्ट टेस्ट कौन सा हो रहा है, रेलेवेंट प्रोविजन क्या है इसकी, वो बताएं, सवाल को आसान करके बयान करें और एंड के ऊपर आप अपना रद्द-ए-अमल दें कि आपके नज़दीक यहाँ पे क्या हो रहा है, तो तब जाकर आप इसका आंसर प्रॉपर्ली ड्राफ्ट कर पाएंगे। अच्छा, वो कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफ़र विच वाज मेड बाय द बदर। अब मज़े की बात है कि रिसेंट जो IKEAP ने आपको किताब दी हुई है उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है, जनरल ऑफ़र और स्पेसिफिक ऑफ़र। ये पहले हुआ करता था, आजकल कोर्स का पार्ट नहीं है। अच्छा, ये कब आया था? स्प्रिंग 16, 4 नंबर के लिए आया था, कोई मसला नहीं, ये देख लेते हैं। ऑटम 20, सवाल पढ़िएगा ज़रा। सवाल पढ़े, सेम है, बस घोड़े की जगह में क्या हो गया? बेटा हो गया है। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट में वो बात स्किप कर गया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफ़र, इसमें नहीं पूछी। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक आते आते वो कॉन्सेप्ट ही आपकी किताब से निकल चुका था। तो अगर आप लिखना चाहें
तो लिख दें, कोई मसला नहीं है। तभी 4 नंबर से कम होके 2 नंबर की कहानी वो ले आया। डन, याद है सबको, क्लियर है? खैर है, वो एक्टिविटी वाला मैसेज सीएमए न्यू के पर ग्रुप है, नहीं वहाँ नहीं करना, नहीं फ़िलहाल वहाँ पे कुछ नहीं करना। अच्छा जी, एक और सवाल देखते हैं। स्प्रिंग 22 तकरीबन लेटेस्ट अटैम्प्ट। HL एक नया कस्टमर है, उसने BT को अप्रोच किया कि भाई मुझे 5 टेलीविज़न सेट्स चाहिए। BT एग्री टू सप्लाई द सेट्स ऑन 6 मार्च एट अ डिस्काउंट ऑफ ईदर 10% या 15% ऑन रिटेल प्राइस टू बी फाइनलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अपॉन डिलीवरी HL demanded a discount of 15% on retail price which BT refused to provide। बताएं क्या हम दूसरी पार्टी को लायबल कर सकते हैं? वजह बताएं। ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनेट। क्या प्राइस सर्टन हो गई थी? नहीं, इबहाम था, या 10% या 15%। तो जहाँ पे इबहाम हो, सर्टन ना हो और डेफिनेट ना हो, वहाँ पे वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, वो स्टार्टिंग से क्या है, वॉइड है। तो हम उसको लायबल करार नहीं दे सकते। 3 नंबर के लिए इतनी बातें कर देंगे, लिख सकते हैं। इसी तरह का एक और सवाल भी है, थोड़ा सा पीछे आते हैं। गायब हो गया, इसको देखें जरा, ये क्या कह रहा है? अहमद बीइंग इंटरेस्टेड, जरा पढ़ें सवाल को। अहमद भाई जो है वो इंटरेस्टेड हैं किसी चीज़ में, क्या कह रहा है ये सवाल आपसे? पढ़ते हैं। 2 नंबर का सवाल है और 2 नंबर के लिए आए कि आपने 3 और 3 6 लाइनें आपसे पूछ ली हैं। जालिम है ना, एक बहुत तंग करता है आपको। अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदिल्स DHA प्रॉपर्टी। अहमद भाई जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि वो आदिल की एक DHA वाली प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लें, और उसके लिए उन्होंने ख़त लिखा कब? 1 मार्च 2019 को। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट यू आर सेलिंग योर DHA प्रॉपर्टी। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट, विल यू प्लीज़ कंसिडर सेलिंग द सेम टू मी। क्या कहना चाह रहा है? क्या वो ऑफ़र दे रहा है? क्या है ये? कुछ भी नहीं है बेसिकली, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पूछना ये चाह रहा है कि बताएं आपको हाईएस्ट प्राइस क्या कोट हुई है, और अपना इंटरेस्ट जाहिर कर रहा है, अपना जस्ट एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा है। आदिल रिप्लाइड द हाईएस्ट कोट फॉर द प्रॉपर्टी टिल नाउ इज़ 35 मिलियन। ऊपर वाले ख़त के जवाब में क्या जवाब आया कि अभी तक जो मुझे हाईएस्ट कोट लगा है वो कितना लगा है? 35 मिलियन का। बेसिकली उसके सवाल का सिर्फ उसने क्या दिया है? जवाब। सवाल क्या था? व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्राइस यू हैव बीन ऑफर्ड? अहमद रिप्लाइड आई एग्री टू बाय योर DHA प्रॉपर्टी फॉर ₹36 मिलियन। Subsequently, Adil received an offer from Hamid quoting ₹38 million for the said property। क्या लाइबिलिटी होगी अगर वो 38 की बेचते? क्यों नहीं होगी? ऑफर ही नहीं थी, ऑफर ही नहीं थी। ऊपर जो कुछ हो रहा वो क्या है? इनविटेशन है, और यहाँ पे कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ एक ऑफ़र ही थी जो कि 35 मिलियन की सर्कुलेट कर रही थी। तो अगर वो दूसरी पार्टी को बेच भी दे तो लाइबिलिटी उस पर नहीं आती। एम आई क्लियर? बात समझ आ रही है? अच्छा जी सर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डन डन डन, ये रह गया है, डन हो गया, ये भी हो गया, बतूल वाला भी हो गया, ये भी हो गया, और हमारा हैफनियम भी हो गया। आए ज़रा पोस्टर रूल की तरफ। मैं चाहूँगा पहले आप लोग ये सवाल खुद करें, गाजी और सलीम वाला। आपके पास होपफुली एक अदद रजिस्टर तो होगा, है ना? ज़रा निकालें और मुझे इसका ज़रा टाइमलाइन सी अगर आप मुझे बना के दें तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। कुछ काम मैंने आपसे भी करवाने हैं, तो अगर आप लोग इस वर्कशॉप में हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोगों ने चीज़ें साथ साथ अटेम्प्ट करनी है।
सिर्फ सुनने से देखने से गुजारा नहीं होगा। अगर पेपर पास करना है तो कुछ एफर्ट्स भी साथ साथ करनी है। सवाल अटेम्प्ट कीजिएगा ज़रा काइंडली। एंड आई होप कि आपको पोस्टर रूल आता है ना? पक्की बात है। चलें करें तो देखते हैं कहाँ तक आता है कहाँ तक नहीं आता। जी बनाएं, ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। इस तरह का सवाल आईकेट में दोबारा से टेस्ट नहीं किया, ऑटोमेटिन के बाद टेस्ट नहीं हुआ देर आर हाई चांसेस कि आईकेट यहाँ से भी कोई ना कोई सवाल पूछ सकता है। चैप्टर 2 उसके पास तकरीबन ओपन हो गया हुआ है, ऑफ़र या रेवोकेशन पूछ सकता है। करें बनाएं इतना वैसे मुश्किल नहीं है अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट हो। आपके पास 2 मिनट होगा, 2 मिनट्स। हो गया? ठीक है, हाँ जी करें कहानी शुरू। चलो जी ज़रा देखिएगा। ऑन 3 सितंबर 2018 सलीम ऑफर्ड बाय अ लेटर टू सेल हिज लैपटॉप टू गाजी फॉर ₹50,000. गाजी रिसीव्ड द लेटर ऑन 5 सितंबर 2018। इतनी लाइन को यहाँ पर लेकर आते हैं। 3 सितंबर को ख़त लिखा और उसको पोस्ट कर दिया। कब लिखा है? 3 तारीख को।
ख़त में क्या है, लैपटॉप बेचना है, कितने का बेचना है, 50 का। गाजी भाई पे ये ख़त कब मिल रहा है उसको, 5 तारीख को। इतना बता दें कि ऑफ़र कब दूसरी पार्टी तक पहुंची है, 5 सितंबर को। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 5 सितंबर इज़ द डेट जब ऑफ़र कम्युनिकेट हो रही है? पक्की बात है। कोई अगर ये कहे कि सर 3 तारीख है, तो उसका क्या इलाज किया जाए? झूठ बोल रहा है, उसको पता ही नहीं है। हाँ जी, किसी के माइंड में ये तो नहीं है कि 3 तारीख असल डेट है, पक्की बात है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि ये वो डेट है जब ऑफ़र मेरी क्या हो रही है, कम्युनिकेट हो रही है। ठीक है, क्या एक्सेप्टेंस हो गई फ़ौरन ही? नहीं, ख़त है ना, कुछ टाइम के बाद जाएगा। अच्छा जी, 5 को ख़त पहुंच गया, 5 को हमारी ऑफ़र पूरी हो गई है। ये भाई ने कबूल कर लिया, ख़त पहुंचने में लगे तकरीबन 2 दिन, 3 को पोस्ट किया था, 5 को पहुंचा, तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस को पहुंचने में भी टाइम लगेगा। अच्छा, गाजी ने जाके ख़त पोस्ट कर दिया, गाजी ने जाके एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया। कब किया? 6 तारीख को, जो कि पहुंचा कब सलीम के पास? 8 तारीख को। याद रखिएगा, पोस्टल रूल में 2 बातें हैं। ऑफ़र की कम्युनिकेशन एक डेट पे होती है, मगर एक्सेप्टेंस के लिए 2 डिफरेंट डेट्स होती हैं, 2 डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव से। जो भाई ख़त पोस्ट करके आए हैं, उन्होंने जब ख़त पोस्ट किया तो किसको बाउंड किया होगा? सलीम को, यानी कि इसको बाउंड कर दिया। और ये भाई कब बाउंड हो रहे हैं? 6 को। तो एज पर सलीम एक्सेप्टेंस कब हो गई है? 6 को। और ख़त कब पहुंच रहा है? ख़त कब पहुंच रहा है? 8 को। ख़त पहुंचा सलीम के पास जिसमें लिखा है कि मैं गाजी तुम्हारी इस ऑफ़र को कबूल करता हूँ, मैं गाजी तुम्हारी इस ऑफ़र को कबूल करता हूँ। तो गाजी कब बाउंड होगा? 8 तारीख को। सवाल की रिक्वायरमेंट देखते हैं। When the communication of the offer and acceptance and the revocation of the offer was complete as against सलीम and गाजी, तो भाई ऑफ़र कब पूरी हो रही है? 5 को। उसके बाद एक एक्सेप्टेंस 6 को और एक 8 को। एज़ पर गाजी कब हो रही है? एज़ पर गाजी कब हो रही है? गाजी के नज़दीक एक्सेप्टेंस कब हो रही है? 6 को। और एज़ पर सलीम कब हो रही है? 8 को। तो अगर वो ख़त भेजे रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र का 7 तारीख को, तो मुझे बताइए क्या हम इस 7 तारीख वाली रेवोकेशन को मान लेंगे? क्यों? क्योंकि उसने कबूल कब कर लिए? 6 को। और ख़त कब पहुंचा था ऑफ़र का? 5 तारीख को। तो अगर उसने रेवोक करनी है अपनी ऑफ़र, तो उसको 5 से पहले वो ख़त भेजना पड़ेगा। उसने कब भेजा? 7 तारीख को। तो वंस एन ऑफ़र इज़ कम्युनिकेटेड, आप उसको बाद में रिवोक नहीं कर सकते। वेदर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉज क्रिएटेड बिटवीन सलीम एंड गाजी? हाँ जी, इट इज़ अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्रिएट हो चुका है। तो ये सारी कहानी आपने मेंशन करनी थी फॉर द पोस्टल रूल। सलीम रोड अ लेटर ऑफ रेवोकेशन, किस चीज़ का? ऑफ़र का। तो ऑफ़र कब पूरी हो रही है? तो उससे पहले भेजना पड़ेगा उसको, ऑफ़र से पहले भेजना पड़ेगा। डन। अच्छा, अगर ये बताइए, अगर गाजी ने अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना हो तो उसके टाइमलाइन क्या होगी? वो कब, किस डेट से पहले? 8 से पहले। 8 से पहले। अब बात समझ आई? डन। एज अगेंस्ट से मुराद है कि जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं ना, उसके नज़दीक एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है। एज अगेंस्ट गाजी से मुराद है गाजी के लिए, वो कब हो रही है? 6 को। और एज पर सलीम कब हो रही है? डन। अच्छा जी, 2 डन हो गया। तो लिख लें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपको करने चाहिए। सबसे पहले जो आपने सवाल लिख के करने हैं, ऑटम बीस के ये दोनों सवाल,
इसमें दोनों बातें कवर हो जाती हैं। ऑटम बीस का क्वेश्चन नंबर 4 लिख लें, ये आपने लिख के लाजमी अटैम्प्ट करना है। ऑटम बीस का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद स्प्रिंग बीस का 3C हो गया, स्प्रिंग बीस का 3C हो गया। स्प्रिंग 19 इसका कौन सा पार्ट है? 1 का B का 2, 1 का B का 2, और ये ऑटम 18 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट B। तो ये 4 सवाल आपने कम से कम लिख के अटेम्प्ट करने हैं, हो जाएंगे। चलिए ये नोट कर लेना साथ साथ। हैदर भाई ये नोट कर लीजिएगा, मुझे आपने क्लास के बाद मैसेज करना, मुझे करना है, ठीक हो गया। ये 4 सवाल हमने चैप्टर नंबर 2 से निकाल लें, जो कि आपको कम से कम लिख के करने हैं। इसके साथ इंपॉर्टेंट एरियाज़ भी लिख लें, ऑफ़र और उसके एसेंशियल्स। ICAP ने इसके ऊपर कोई बात अभी तक नहीं की। ऑफ़र और उसके एसेंशियल्स, अगेन पोस्टर रोल, ये 2 चीज़ें रिसेंटली ICAP में टेस्ट नहीं की, देयर आर हाई चांसेस कि वो टेस्ट अगेन कर सकता है। डन। चैप्टर नंबर 2 ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन। कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। चैप्टर 2 से कोई एम्बिग्विटी किसी भी तरह की, किसी वर्ड की समझ ना आ रही हो, किसी बात की समझ ना आ रही हो, तो पहले उस पर बात कर लेते हैं और फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। कोई है मसला किसी का भी? सर कौन सा? हाँ, वो कह रहा है कि बताओ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है या नहीं बनता। तो आपने उसको ये बता देना है कि ऊपर वाली डेट्स को देखते हुए ऑफ़र भी टाइम पे हुई है, एक्सेप्टेंस भी टाइम पे हुई है, और रेवोकेशन का ख़त जो है वो बाद में आया है। तो बिल्कुल सलीम पार्टीज़ भी 2 हैं। उसके बाद जो चीज़ बेची जा रही है लीगल है, कंसिडरेशन भी वैलिड है, यानी कि आपने वो सारे एसेंशियल्स बारी बारी पहले पूरे करने हैं, और उसके बाद आप बताएंगे कि यस, चूँकि मेरे सारे के सारे एसेंशियल्स मीट हो रहे हैं तो ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। डन। चैप्टर 2 से कोई सवाल? तो इन 2 डेट्स के बीच में, इन 2 डेट्स के बीच में, यानी कि ये अगर लेट्स सपोज पहुंचा है 3 बजे और ये ख़त पोस्ट कर रहा है नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे, तो इस टाइमलाइन के बीच बीच में वो कर सकता है। असल में ये किताब जो है ना वो आपको डेज़ के ऊपर बात करती है, उसके अंदर आवर्स पे बात करती नहीं है। तो यहाँ पे 5 और 6 में जो 24 घंटे का फ़र्क है, शायद वो फ़र्क 24 घंटे का ना हो, उससे कम हो। तो उस घंटे के दौरान अगर आपने रिवोक करना फिर आप कर सकते हैं, मगर क्या एक्सेप्टेंस। वंस ऑफ़र कम्युनिकेट हो गई है तो फिर बाद में उसको रिवोक करना मुश्किल हो जाता है। डन। 2 बुरा हो गया, 2 हमारा बुरा हो गया। 5 को रिवाइज कर लें, फिर 5 के ऊपर बात करते हैं। पूछो। ये भाई यही वाली बात है, यही वाली बात है, यही है। गाजी वाला सवाल करोगे ना इसके साथ जोड़ के पहुंच जाओगे यहाँ तक। 5 को रिवाइज कर लें जल्दी से।